प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन में ज्विंगली एवं कॉल्विन का योगदान या कॉल्विनवाद पर चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के कई देशों में अपना प्रभाव दिखा रहा था, जिनमें हम देखते हैं कि जर्मनी और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होता है। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का जो स्वरूप निखर कर सामने आया वह लूथरवाद से थोड़ा भिन्न था। इस परिप्रेक्ष्य में ज्विंगली एवं कॉल्विन नामक धर्म सुधारकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि स्विट्जरलैंड में कॉल्विन के विचार, जो कि कॉल्विनवाद के नाम से जाने जाते हैं, की पृष्ठभूमि ज्विंगली ने तैयार की थी। ज्विंगली का जीवन परिचय। इनका जन्म 1484 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के टॉगेनबर्ग नामक प्रांत में एक समृद्ध कृषक के घर में हुआ था। उसने वियना और बासेल के विश्वविद्यालयों में शिक्षा अर्जित की थी। शिक्षा ग्रहण करते समय ही इनकी रुचि प्राचीन साहित्य एवं मानववाद की ओर उत्पन्न हो गई थी। यह ठीक है कि यह एक कैथोलिक पादरी था, किंतु उसने चर्च के दोषों एवं अपने देश की राजनीतिक विसंगतियों एवं गलत निर्णयों का जमकर विरोध किया। इनके अपने विचारों का पूर्ण प्रसार करने का अवसर भी इनको उस समय मिला जब वह कैथेड्रल में धर्मोपदेशक के पद पर थे। उसने पोप की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए ये स्पष्ट किया कि जीवन यापन की वास्तविक मार्गदर्शक दो बाइबिल हैं। इसके अतिरिक्त उसने सामूहिक प्रार्थना, मठों की व्यवस्था, पापों से शुद्धि आदि कैथोलिक सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की। ज्विंगली 1525 ईस्वी में कैथोलिक धर्म से अपना संबंध तोड़ लेते हैं और एक नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना करते हैं। लूथर से उसके विचार यूकारिस्ट अर्थात ईसा के पवित्र भोजन के प्रश्न पर टकराए। लूथर का मानना था कि यूकारिस्ट की क्रिया में ईसा को अर्पित रोटी एवं शराब ईसा की भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ज्विंगली ने इस क्रिया को ईसा की मृत्यु एवं कार्यों का संकेत मात्र माना। इतिहासकार हेज के शब्दों में संभवतः स्विस सुधारक की तत्व मीमांसा की सर्वाधिक विशिष्ट बात उसका यह सिद्धांत था कि ईसा का अंतिम भोजन एक चमत्कार नहीं अपितु साधारण स्मृति स्वरूप है। इस प्रकार ज्विंगली के विचार लूथर से कुछ टकराते हैं। ज्विंगली के विचार स्विट्जरलैंड के अनेक प्रांतों में फैलने लगे, किंतु स्विट्जरलैंड के वन प्रधान 5 प्रांतों ने कैथोलिक मत को नहीं त्यागा। फलस्वरूप स्विट्जरलैंड में 1529 ईस्वी में गृह युद्ध छिड़ गया। एक और ज्विंगलीवादी थे तो दूसरी ओर कैथोलिक।
गृहयुद्ध में ज्वेंगली मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद 1531 ईस्वी में दोनों दलों में कापेल की संधि हुई। इस संधि के अनुसार प्रत्येक कैप्टन को अपना धर्म निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। विद्यार्थियों, इस तरह हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन की एक जो नींव रखी थी और उसको ये धर्म सुधार आंदोलन को आगे प्रारंभिक दौर में बढ़ाने का जो प्रयास किया गया था वो ज्वेंगली का ही था। जॉन कॉल्विन। जॉन कॉल्विन, जिसने ज्वेंगली द्वारा संचालित सुधार आंदोलन को पुनर्जीवित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंट धर्म का स्वरूप प्रदान किया। इनका जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस के नियो नामक नगर में हुआ। उसने पेरिस के विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कानून की शिक्षा अर्लेया विश्वविद्यालय में प्राप्त की। इस समय फ्रांस में धार्मिक उथल पुथल चल रही थी, जिसका प्रभाव कॉल्विन पर भी पड़ा और वो 1533 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट बन गया, जिसका प्रभाव हम उसके जीवन में देखते हैं। फ्रांस में चल रही धार्मिक उथल पुथल को शांत करने के उद्देश्य फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने प्रोटेस्टेंटों का कुचलना आरंभ कर दिया। अतः जॉन कॉल्विन को भागकर स्विट्जरलैंड के वासेल नगर में आना पड़ा। यहाँ पर उस पर ज्वेंगली के धार्मिक आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। 1536 ईस्वी में उसने द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियंस रिलीजन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने प्रोटेस्टेंट विचारधारा के सिद्धांतों का समन्वित संकलन किया। जॉन कॉल्विन और पूर्व निर्धारित भाग्य सिद्धांत। कॉल्विन ने बाइबल की सर्वोच्च सत्ता एवं ईश्वर के सम्मुख सभी प्राणियों के असहाय स्थिति को स्वीकार किया। ईश्वर के संबंध में उसके विचार ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित थे। कॉल्विन ने पूर्व निर्धारित भाग के सिद्धांत पर बल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उसका मानना था कि मनुष्य का भाग पूर्व निर्धारित होता है। ईश्वर ही मनुष्य की आत्मा की मुक्ति का कर्ता धरता है। वह प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था, पवित्र धार्मिक आचरण द्वारा व्यक्ति और राजनीति तथा समाज का पुनर्निर्माण करने का पक्षपाती था। जॉन कॉल्विन का सुधारित धर्म। 1536 ईस्वी में जॉन कॉल्विन जेनेवा गया, जहां जनता ने उसे प्रमुख धर्म उपदेशक के रूप में मान्यता दी। शीघ्र ही उसके निर्देशन में उसके अनुयायियों ने वहाँ पर कॉल्विनवाद अधिनायक तंत्र स्थापित कर लिया। नैतिकता एवं कठोर अनुशासन पर विशेष बल दिया गया। इतिहासकार हैज लिखते हैं, कॉल्विन के नेतृत्व में जेनेवा में की सरकार एक विचित्र धर्म प्रभावित संस्था थी, जिसका राजनीतिक एवं धार्मिक अधिनायक स्वयं वह था। कॉल्विन की अधिनायकता में जेनेवा संपूर्ण यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का प्रमुख केंद्र बन गया। कॉल्विनवाद जेनेवा तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र ही वो यूरोपीय महाद्वीप में सुधारित धर्म के नाम से प्रचारित हुआ। हॉलैंड और स्कॉटलैंड में कॉल्विनवाद का तेज गति से विकास हुआ। विकास के इस क्रम में कॉल्विनवाद के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। कॉल्विनवाद ने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के रूप में उस समय
कैथोलिक संप्रदाय की शक्ति का सामना किया, जबकि लूथरवाद अधिक उपयुक्त नजर नहीं आ रहा था। कैल्विनवाद के कठोर अनुशासन एवं नैतिकता संबंधी नियमों ने ऐसे योग्य चरित्र को जन्म दिया जो कि कैथोलिक संप्रदाय का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। यही नहीं, कैल्विनवाद ने लोकतंत्रात्मक पद्धति का मार्ग खोला। कैल्विनवाद ने चर्च की शासन पद्धति की जो रूपरेखा सामने रखी वह लोकतंत्रात्मक पद्धति के पर्याप्त निकट थी। नीदरलैंड की जनता ने फिलिप द्वितीय के भ्रष्ट शासन का विरोध कर उच्च गणतंत्र की नींव डालने में जो सफलता प्राप्त की, निसंदेह वह कैल्विनवाद का ही प्रभाव था। स्कॉटलैंड में नॉक्स द्वारा प्रेस्बिटेरियनवाद की स्थापना हुई। यह स्कॉटलैंड की फ्रांसीसी प्रभुत्व के समाप्ति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार कैल्विनवाद ने स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड भी कैल्विनवाद के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। इंग्लैंड में प्यूरिटन लोगों द्वारा स्टुअर्ट शासकों की निरंकुशता का प्रबल विरोध कैल्विनवाद का ही प्रभाव था। विद्यार्थियों, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति की पृष्ठभूमि तो कैल्विनवाद ने ही तैयार की। फ्रांस में भी हुगनोट्स ने दीर्घ काल तक निरंकुश शासकों का विरोध किया। आर्थिक क्षेत्र में कैल्विनवाद विचारधारा ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से कैल्विनवाद की नैतिकता संबंधी एवं तर्क वितर्क को आधार मानकर चलने वाले सिद्धांत निसंदेह स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस तरह विद्यार्थियों, आपने देखा कि कैल्विनवाद के सिद्धांतों ने न केवल धर्म सुधार आंदोलन के दौरान धर्म के विचारों और धर्म को उन विचार के माध्यम से प्रगति ही दी, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों के माध्यम से एक नई क्रांति को जन्म दिया। लूथर एवं कैल्विन के सिद्धांतों में तुलना। लूथर के सिद्धांत राष्ट्रीय थे, जबकि कैल्विन के अंतर्राष्ट्रीय थे। कैल्विनवाद में व्यक्ति की चारित्रिक पवित्रता पर विशेष बल दिया गया, जबकि लूथरवाद में यह नहीं था। लूथर ने कैथोलिकों के 7 संस्कारों में से केवल 3, जिसमें जन्म, ईसा मसीह के भोज व प्रमाणीकरण को स्वीकार किया, किंतु कैल्विन ने केवल जन्म व भोज को ही स्वीकार किया। लूथर ने ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा को ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना, किंतु कैल्विन भाग्यवादी था। उसके अनुसार प्रत्येक को उसके भाग्य के अनुरूप ही फल मिलता। लूथर ने नए टेस्टामेंट का समर्थन किया, जबकि कैल्विन पुराने टेस्टामेंट का समर्थक था। लूथरवाद राजसिक धर्म था, जबकि कैल्विन का धर्म सैन्यवाद था। कैल्विनवाद में चर्च का संगठन लोकतंत्रात्मक था, जबकि लूथरवाद में ऐसा नहीं था।